आज हम लोग स्टार्ट करना है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा सॉलिड एंगल के बारे में बता देते हैं। इससे पहले भी थोड़ा सा बताया था मैंने, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं सॉलिड एंगल के बारे में। अगर सॉलिड एंगल के बारे में मालूम होगा ना तो बड़े आसानी से हम लोग डेरिवेशंस कर पाते हैं। जैसे कि मान लो एक सरफेस है, इस तरीके से एक स्फेयर मान लेते हैं। ठीक है, और इस स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, कोई कहीं भी छोटा सा पार्ट, और ये स्फेयर का सेंटर। इस पार्ट से इसके जो भी आप पार्ट लिया है उस सेंटर से उसकी बाउंड्रीज को कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं हम लोग, अगर ये पार्ट डी ए एरिया का है तो ये होगा डी ओमेगा, स्मॉल एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक चीज मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि ये चीज होना ही चाहिए। इसमें जो ये रेडियल वेक्टर है, ठीक है, ये रेडियल वेक्टर ये है, ये रेडियस का वेक्टर है ना। जो रेडियल वेक्टर है वो और आगे तक बना देता हूँ, ये है, इसके लॉन्ग है। और जो एरिया वेक्टर, आपको मालूम है एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो एरिया वेक्टर है वो भी इसी के लॉन्ग है। ठीक है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, रेडियल वेक्टर भी और एरिया वेक्टर भी। तो इस केस में हम लिखते हैं डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। जब एरिया वेक्टर और रेडियल वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो, ठीक है, या सिंपल ये कह लीजिए डी ए इक्वल टू डी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। ज्यादा अच्छा ये वाला, इसको याद रखिए। ठीक, अब मान लीजिए कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें कि एरिया वेक्टर और रेडियल वेक्टर एक डायरेक्शन में ना हो, तब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए कंडीशन। इस टाइम में एरिया वेक्टर जो है ये पार्ट ले लिया है मैंने, एरिया वेक्टर इस तरफ है और सेंटर मैंने यहां पे लिया कहीं, यहां मान लेते हैं। ठीक, ये सेंटर। तो अगर ये सेंटर है तो रेडियल वेक्टर किधर होगा? वो इधर होगा। यानी इस टाइम पे रेडियल वेक्टर इस तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, और दोनों के बीच में एंगल जो बना है वो है थीटा। ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं कि O को सेंटर मान करके और R को रेडियस मान करके, O को सेंटर और R को रेडियस मान करके हम लोग यहां पर एक स्फीयर ड्रॉ करेंगे।
इस तरीके से। और इसमें जो है ये जो एरिया वेक्टर मान लीजिए, डीए वेक्टर मान लीजिए, डीए जो एरिया डीए जो है, ठीक है, इसका हम लोग इस स्फीयर पे प्रोजेक्शन लेंगे। मतलब स्फीयर पे कितने पार्ट पे आ रहा है। जब स्फीयर प्रोजेक्शन हम लोग जब लेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। ये चीज दिखाई देगा जो मैंने रेड वाला जो किया है। ये कुछ ऐसा प्रोजेक्शन आपको दिखाई देगा इस डीए वेक्टर का स्फीयर के ऊपर। और ये जो प्रोजेक्शन है इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा। इस प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी होगी अगर ये दोनों थीटा है, ठीक है, अगर ये आर और डीए के बीच में एंगल थीटा है तो इस प्रोजेक्शन की वैल्यू होगी डीए कॉस थीटा। ठीक। और इस केस में जो यहां बना हुआ जो सॉलिड एंगल होगा डी ओमेगा, वो इस तरह से रिप्रेजेंट होगा डी ओमेगा इक्वल टू डीए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरी बात थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि जब भी रेडियल वेक्टर और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब रेडियल वेक्टर और एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। सिंपली आप बस इस फॉर्मूले को याद रखिए। आप जो है इस कंडीशन के लिए दोनों के बीच में, अगर दोनों एक डायरेक्शन में तो बीच में एंगल कितना हो गया, जीरो हो गया। जब थीटा जीरो हो गया तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी और अपने आप ये वाला इक्वेशन आपके सामने आ जाएगा। तो आप बस ये फॉर्मूला याद रखिए, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर, जहां पे जो थीटा है वो एरिया वेक्टर और रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन रेडियल वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक, इस चीज को बस आप ये फॉर्मूला अगर आपने याद रखना तो सारा काम हो जाएगा। ठीक है।